नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आया है एक डुअल डेकर आया है। कस्टमर ने हमें टाइम दिया है आज रात का, तो सोचा वीडियो डाल देते हैं। बहुत सारी वीडियोस पहले भी हैं यूट्यूब के ऊपर, और हमने भी सोचा कि जो हमारा तरीका है काफ़ी लोगों से सीखा है, देखा है, खुद भी ट्राई किया है, और पहली बार में ही डुअल डेकर सक्सेस कर लेते हैं आजकल हम। आज पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। लाइव वीडियो बनाएंगे, कोई एडिटिंग नहीं करेंगे, चाहे थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप चाहे इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ये M21 लग रहा है मेरे को, M21, हाँ M21 ही है, M215F। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा कि M सीरीज़ और A सीरीज़ के मोस्टली फ़ोन, A सीरीज़ के तो आजकल ख़त्म ही हो गए हैं फ़ोन। A50s तो आ रहे हैं काफ़ी बार, A50, A50s, और इनमें ज़्यादा दिक्कत आई थी A सीरीज़ में। इसके अलावा M सीरीज़ में M21, M30s, M31s, और इसके अलावा A51 में भी ये दिक्कत आ रही है। तो CPU सेम ही है सारे फ़ोनों का, और रिबॉलिंग का तरीका भी सेम है। आपको पता है कि वो ड्राई सोल्ड होने की वजह से ही होता है, बट कई बार रैम अकेली रिबॉल करने से भी ये सक्सेस नहीं होता। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद रिटर्न आता है। तो आज हम लोग कौन सी PPD यूज़ करेंगे, किस तरीके से क्लीनिंग करेंगे, मिडल लेयर को किस तरीके से फील करेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम शो करने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये मोबाइल चार्जिंग लोगो पे है, तो CPU से ही दिक्कत होती है ज़्यादातर इन सेट में, लेकिन चेक करना ज़रूरी है दोस्तों। जैसे ये तो चार्जिंग लोगो पे है, कई बार सेट डेड कंडीशन में आते हैं। मेरे पास एक बार एक A50 आया था डेड कंडीशन में, तो उस टाइम CPU कुछ ज़्यादा ही चल रहे थे, तो मैंने क्या किया, सीधा उसका डेड कंडीशन में बूटिंग वगैरह चेक करने की बजाय सीधा उसको CPU निकाला, रिबॉल किया और देखा तो सॉर्टिंग है। मैंने सोचा कि क्या सॉर्ट हो गया, लेकिन उसके बाद जब मैंने चेक किया DC मशीन में, तो उसमें सॉर्टिंग दिखाया तो VPS सॉर्ट निकला उसका। और आप लोगों को पता है कि सैमसंग के मोस्टली फ़ोन में जब सॉर्टिंग आती है तो उसका 4GPF जो IC होती है वो सॉर्ट होती है ज़्यादातर। तो ये भी एक कॉमन सा इशू है सैमसंग के मोबाइल में। तो फिर वो 4GPF सॉर्ट था उसका, फिर समझ आया कि यार ये तो हमने CPU फ्री में रिकॉल कर दिया उसका। तो चेक करना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो मदरबोर्ड की कंडीशन, बिल्कुल सील्ड कंडीशन में ये मदरबोर्ड है हमारा। अभी हम इसकी सील निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, अगर सील निकालने में थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी इस एरिया से, अगर सील्ड को निकालते टाइम अगर यहाँ से उखड़ गया कुछ, तो कैमरे चलना बंद हो जाते हैं। ऐसा प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। A50 में जैसे इस लेयर से जब हम निकालते थे तो इस साइड का जो उसमें कट होते थे दो, वहाँ से ऑडियो साउंड बंद हो जाता था। तो इसमें कैमरे की दिक्कत आती है, लेकिन रेयरली आती है, हर बार नहीं आती। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा जिसको कैमरे नहीं चल रहे हो। तो दोस्तों अब हम आपको LED पे लेके चलते हैं, और सबसे पहले इसकी सील्ड निकालेंगे। थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ जी। तो सबसे पहले इसकी हम निकालेंगे सील्ड, और उसके बाद CPU निकालेंगे। क्या एयर रखेंगे, SMD मेरे पास है 2008, जो आदत पड़ी हुई है। इस साइड से मैं इसको कट कर लेता हूँ। और क्या है कि मैं काम कर रहा हूँ, जो नॉर्मल टूल होते हैं ना सब लोगों के पास। अब आप देखोगे इंस्टीट्यूट वालों की वीडियो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो तो उनके पास जो मशीन होती है कटिंग के लिए, ड्रिल मशीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। और ये देखिए दोस्तों, ये गलती मेरे से भी हो गई आज, काफ़ी बार बचता हूँ इस गलती से। ये जो कंपोनेंट है ये सील्ड निकालने में कई बार निकल जाते हैं। ये रजिस्टर जो है, ये देखिए, ये रजिस्टर है, ये निकल गया है। तो सबसे पहले कुछ भी और ना करके ये रजिस्टर लगाएंगे। कंपोनेंट नहीं उखड़ना चाहिए कोई भी। तो हमारे पास जब संसाधनों की कमी होती है, जब चीज़ें टूल सारे नहीं होते हमारे पास एडवांस लेवल पे, तो उस कंडीशन में भी हम इस तरीके का काम कर सकते हैं, डुअल डेकर वगैरह। और वो इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि इस वीडियो में आपको अच्छा देखने को मिले और ये सक्सेस भी हो जाए। रजिस्टर हमने देखो जिस साइड से था उस साइड से इसके ये जो प्रिंट थे वो निकल गए थे दोनों, लेकिन दूसरी साइड के जो प्रिंट थे वो ओके थे, तो हमने इसको उल्टा लगा दिया है। अभी हम इसकी सील्ड जो बची हुई है उस सील्ड को हम निकालेंगे। तो हमें ढील नहीं करने की, कंपोनेंट बाद में लगा लेंगे। नहीं, जब तक सील्ड निकालेंगे तब तक तो हमारा कंपोनेंट गायब हो चुका होगा, और उसके बाद फिर दिक्कतें ही दिक्कतें। बेंच संभालिए, बेंच। ये सील्ड हमारी निकल गई है, आप देख सकते हैं। थोड़ा यहाँ से डैमेज हुआ है, बट यहाँ से अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर इस कट से अगर डैमेज होता है कुछ, ये वाला जो कट है
अगर इसमें कुछ डैमेज होता है तो डेफिनेटली आपका यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से कोई दिक्कत आती है तो आपका कैमरा है वो काम करना बंद कर देता है। मेरे साथ ऐसा M31 में हुआ था और उसका फिर सोल्यूशन हमने किया। तो दोस्तों अभी हम इसको मोबाइल मदरबोर्ड को स्टैंड में लगा लेते हैं। सही दिख रहा है। स्टैंड में लगा लेते हैं और स्टैंड में लगाने के बाद जो हम करेंगे वो ये है, सबसे पहले जगह बनाएंगे दोस्तों। जो ये आप लोगों को दिख रहा है हमारा एरिया, कुछ लोग क्या करते हैं कि मैंने देखा है कुछ लोगों को, हमें कई बार देखा देखी काम करना नहीं चाहिए। जो ये वाली जगह दिख रही है यहाँ से भी CPU उठाते हैं कुछ लोग, यहाँ से भी उठा देते हैं। बट मैंने कोशिश करी लेकिन मेरे को काफ़ी अनकम्फर्टेबल लगा। उस दिन मेरे से प्रिंट भी मिस हुए एक दो। तो मेरी जो आदत है स्टार्टिंग से वो मैं इधर से ही CPU उठाता हूँ, इधर से ही मैं रैम तो दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि माइक ने काम नहीं किया, तो अच्छे तरीके से साउंड नहीं जा रही थी। तो मैं अभी रिबॉलिंग के टाइम की स्पीड को 4 गुना फास्ट करके और आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। ये मैं ऐसे एडिटिंग पहली बार कर रहा हूँ तो कोशिश करूँगा अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ जगह बनाने के लिए हम इन कैपेसिटर जो हैं, जो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन दोनों कैपेसिटर को निकाल लेते हैं। हीट हमारा है 345 और एयर 70 यूज़ में कर रहा हूँ। अब हमें पूरा ध्यान देना है, ये जो स्क्रैपर है ये पूरा लचीला है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और इस कोने से रैम को उठाना आसान रहता है। जहाँ पे भी स्क्रैपर रहता है वहीं पे हमें हमारी SMD की नोक रखते हुए और इसको निकाल देना है। अभी क्या होता है कि इसको हम बोर्ड पे लगे लगे अगर एक्स्ट्रा सोल्डर है उसको क्लीन कर लेते हैं तो भी बेटर है। जिन लोगों के पास IC होल्डर है वो CPU को भी साथ के साथ निकाल सकते हैं। तो हम इसको स्टैंड में लगे लगे क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास जो है वो IC का स्टैंड होता है, तो CPU को पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहती इसमें। तो मेरा ये तरीका है, मैं नाइफ़ वाली बिट है या फिर वो बैंड वाली जो बिट आती है, दोनों ही बिटों में अभी PPD लगा के आयरन की बिट में, और हर गड्ढे में मैं आयरन उसको लगाता हूँ एक बार। तो सारा सोल्डर है, जो एक्स्ट्रा सोल्डर है कंपनी वाला हमारा, वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि ये गड्ढे हैं दोस्तों, तो इसलिए हर गड्ढे में एक बार आयरन लगाना ज़रूरी है। आयरन से हाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना जिससे हमारा CPU डैमेज हो सके, लेकिन अगर बोर्ड पे लगे लगे ऐसे क्लीन करते हैं तो डैमेज होने के चांसेस हमारे बिल्कुल ना के बराबर ही रहते हैं दोस्तों। तो हमने स्पीड है वो 4 गुना बढ़ा रखी है। अब आप देख सकते हैं, आप धीरे धीरे से इनको हर गड्ढे को, क्योंकि ये छोटी सी है यही हमारी काम की रहती है, जो बड़ी सी है इसके अंदर सारी बॉल ग्राउंड की होती हैं, तो इनमें से अगर कुछ बॉल भी हमारी टच हो जाएंगी तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ग्राउंड की बॉलों की तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और ये स्क्रैपर हम दोबारा से CPU को उठाने में यूज़ करेंगे। पहले सराउंडिंग पूरा बाहर का पूरा एरिया गर्म कर लेते हैं और उसके बाद जहाँ से हम स्क्रैपर अपने आप अंदर घुसने लग जाता है और जहाँ पे स्क्रैपर की नोक होती है हम वहीं पे हीट करेंगे। और हमने ये देखो CPU भी हमारा उठ गया है। जो भी प्रिंट डैमेज होते हैं वो नॉट कनेक्टेड होते हैं, वो कहीं पे कनेक्ट नहीं है, वो सिर्फ NC हैं, नॉट कनेक्टेड। तो यहाँ पे हमें जो एयर रखनी है वो हमारी नोक के ऊपर एयर रखते हैं। CPU उठाने में सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, तो हमें वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। CPU उठाने में अगर हम एक ही साइड से अगर CPU पे हवा डालते रहेंगे, एयर डालते रहेंगे एक ही कोने में, तो फिर क्या होगा, हमारा CPU एक साइड से ऊपर उठ जाएगा और एक साइड से, क्योंकि ये ग्लू है ये काटनी पड़ती है वाइट पेस्ट, तो हमें स्क्रैपर को चारों तरफ घुमाना पड़ता है और बड़े ही ध्यान से। तो अभी हम बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं, जैसे बाकी मदरबोर्ड को हम क्लीन करते हैं वैसे ही सबसे पहले सोल्डर चेंज किया है हमने और उसके बाद डिसोल्डर वायर लेके हम अपनी लास्ट की जो फिनिशिंग है उसको हम कर रहे हैं। पहले बोर्ड को क्लीन करने के बाद हम उसके बाद हमारा CPU क्लीन कैसे करेंगे बड़े ध्यान से, वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, उसको अपलोड करने में भी काफ़ी टाइम जाता है और उसको एडिट करने में भी काफ़ी टाइम जाता है, तो इसलिए इसकी स्पीड है वो मैंने थोड़ा फास्ट करके और आप लोगों को दिखाया है, ताकि आप जो भी हाईलाइट हैं वो जल्दी जल्दी में देख लो। तो यहाँ पे हम जो साइड में वाइट पेस्ट लगा हुआ है कहीं कहीं पे, उसको हम हमारे 007 वाले ब्लेड से उसको हम क्लीन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सोल्डर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, वो चारों तरफ हमने CPU उठाने के तुरंत बाद देख लेना है कि चारों तरफ कोई कंपोनेंट तो मिस नहीं हो गया है या फिर कोई और सोल्डर वगैरह कहीं पे फंस तो नहीं गया है जिससे कोई बॉल या कोई कंपोनेंट शॉर्ट ना हो गया हो। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी ही चाहिए।
खासकर जब हम कोई बड़े मॉडल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कंपोनेंट के बीच में जगह बहुत कम होती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने हमारे अब CPU को क्लीन करते हैं। मिडल लेयर को बाद में क्लीन करेंगे। सबसे पहले हम जो CPU का मेन जो हमारा साइड होता है उसको क्लीन कर लेते हैं। आयरन का जो टेम्परेचर है वो 345 है। पहले मैं 315 या 300 यूज़ करता था, बट अभी 15 दिन से AC जब से लगाई है तब से रूम टेम्परेचर है वो कम हो गया है, तो आयरन काम नहीं करता 315 पे। तो अभी 345 कर लिया है मैंने। तो वो अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से आप 15 से 30 डिग्री ऊपर नीचे टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। तो आयरन से सोल्डर चेंज मैंने कर लिया है। उसके बाद अब SMD की हीट जो है वो 280 रखी है मैंने, 300 से थोड़ा कम कर लिया है, 280 रख ली है। और 280 पे हम सारा ग्लू वगैरह क्लीन करके, और अभी डिसोल्डर वायर से मैंने इसको साफ़ भी कर लिया है। अब हमारी आ गई है मेन साइड। अब आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी जो ग्लू है वो फंसा हुआ है, काफ़ी सारा ग्लू इसमें फंसा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि बहुत सारा ग्लू इसके अंदर फंसा हुआ है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लिक्विड यूज़ करते हैं, नॉर्मल थिनर से थोड़ा हार्ड है, वो मैं दिल्ली से लेके आता हूँ पेंट वाली शॉप से। वो कोई भी नॉर्मल पेंट वाली शॉप से भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा ये हैवी रहता है। इसको मैं 2 से 5 मिनट तक इसका जो ये पेस्ट है, जो ये हमारा थिनर टाइप है, इसको थोड़ा लगा के रखेंगे तो ये हमारा जो वाइट पेस्ट होता है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, वो लूज हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद हम आपको एक ब्रश है मेरे पास, उससे हम क्लीन करेंगे। और जो US ब्रश बोलते हैं या कौन सी ब्रश बोलते हैं, उसके मैंने ये लोहे वाली ब्रश से मैं क्लीन कर रहा हूँ। एक बार एक साइड से ये लोहे की रहती है, सारा एक्स्ट्रा ग्लू है उसको साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी हमारा ग्लू है वो क्लीन हो गया है, लेकिन काफ़ी अभी भी फंसा हुआ है इसके अंदर। तो हम ब्रश से एक बार अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, बस 2, 4, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगने हैं। थोड़ा क्लीनिंग वगैरह है, उसके ऊपर थोड़ा अच्छा फोकस करना है। जितना अच्छा हम मिडल लेयर को क्लीन करेंगे उतना ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोगों की समस्या यही रहती है कि वो एक बार में, मतलब CPU तो वो अच्छे से लगा लेते हैं, लेकिन उनका जो एम्पियर है वो 0.1 से आगे जा ही नहीं पाता। और वो तभी जाएगा जब रैम हमारी CPU के साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाएगी, और रैम तब कनेक्ट होगी जब हमारी मिडल लेयर अच्छे से फील हो जाएगी। ये जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि US ब्रश के दांत हैं वो बिल्कुल छोटे कर रखे हैं मैंने, और उससे मैं इसको रगड़ रहा हूँ। थोड़ा सा प्रेशर से रगड़ रहा था, इसलिए मैंने CPU को नीचे रख लिया था फ्लैट जगह पे। तो अभी ये देखिए क्लीनिंग हमारी है वो फाइनल राउंड में चल रही है। और 007 वाले ब्लेड को आगे से पतला करके और 200 की हीट पे मैं ये SMD को पकड़ के रखा है। और जहाँ पे मेरे को ग्लू वगैरह एक्स्ट्रा लग रही है, थोड़ी बहुत कहीं फंसी हुई है, उसको मैं इसी ब्लेड से मैं उसको निकाल रहा हूँ एक एक करके। और सारी बॉल हैं वो आप देख रहे हैं, पहले से काफ़ी फ़र्क हो गया है, काफ़ी चमकदार हमारी सारी बॉल हो गई हैं। तो ये सबसे मेन पार्ट है दोस्तों। इसमें हमें सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई अगर ज़्यादा हैवी लिक्विड यूज़ कर लेता है, जो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हैवी रहता है, तो उससे CPU की UV इंक है वो निकल जाती है, तो CPU डैमेज होने का ख़तरा है। अगर एक बार में, 2 बार में, कई बार नहीं भी बनता, कई बार कोई मिस्टेक रह जाती है, तो फिर हमारा CPU डैमेज हो जाता है। तो मिडल पावर वाला लिक्विड ही यूज़ करना चाहिए। कोई ऐसा केमिकल यूज़ करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप, तो अभी ये क्लीनिंग हमारी हो गई है। अभी ताज़ी PPD बिल्कुल डब्बी से निकाल के ताज़ी PPD मैंने इसमें भर ली है, और अब इसको कपड़े से बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। ये देखिए कपड़े से इसको, बिल्कुल साफ़ कपड़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको क्लीन करने के लिए। और मैं साथ की साथ गाइडलाइन भी दे रहा था इसमें, और वो और भी अच्छा रहता, लेकिन बाद में पता चला कि जो माइक है हमारा वो काम नहीं किया इस वीडियो में, तो इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक कोने से अब शुरू कर रहे हैं। अब मैं एक हाथ में मैंने ये पकड़ा हुआ है अपना स्क्रैपर,
तो जहाँ पे भी जो दो बॉलों का ज्वाइंट मेरे को दिख रहा है, मैं इससे वो ज्वाइंट है वो खोल देता हूँ, वो ज्वाइंट है वो टच करके वो खोल देता हूँ। तो एक एक बॉल को बड़े ही ध्यान से और प्यार से बनाना है, ना कि एकदम से हीट मार के और सारी की सारी बॉलें एक साथ नहीं बनानी है। जिनको दिक्कत आ रही है उनके लिए, जो एक्सपर्ट हो चुके हैं वो तो कैसे भी कर सकते हैं, वो तो एक टांग ऊपर करके भी CPU बनाएंगे तो उनका बन जाएगा, और शायद 5 ही मिनट लगें या 15 मिनट लगें। बट हम वो लोग नहीं हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड अभी नहीं बने हैं, हमें मेहनत की ज़रूरत है। तो ये मेहनत चल रही है हमारी। ये देखिए कुछ बॉल हैं वो ऊपर उठी रह गई हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन बॉल में थोड़ा सा पेस्ट डाल के और उनको बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बैठने की बजाय बाहर निकलाई और ये बैठ गई है। तो इस तरीके से जो बॉल बाहर हैं पेस्ट डालते ही वो थोड़ी ऊपर उठ जाती हैं, तो उनको हम एक एक करके और नीचे बैठा देंगे तो ये नीचे टच हो जाएंगी जाके। तो ये प्रोसेस हमें करना है, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारा काम है वो पहली बार में ओके हो जाता है। हमारी जो मिडल लेयर है वहाँ पे जो दो बॉल एक जगह पे इकट्ठी हो गई हैं, तो इसलिए मैंने एक काट के और अभी इनको दूसरी जगह पे वो भर दिया है। अभी ये बॉल भी हमारी दोनों बराबर हो गई हैं। तो बस बॉल का ध्यान रखना ज़रूरी है कि बॉल हमारी बराबर हैं या नहीं है, कोई छोटी बड़ी तो नहीं है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सारी बॉल हमारी नीचे कनेक्ट हुई हैं या नहीं हुई। कुछ बॉल बन जाती हैं, लेकिन उनको देख के ये लगेगा हमें कि वो बन भी गई हैं, बैठ गई होंगी नीचे, लेकिन एक्चुअल में वो नीचे कनेक्ट नहीं होती हैं। तो वो चीज़ देखना ज़रूरी है, वो चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार हम इसको क्लीन करके और दोबारा से हम देखेंगे कि क्या सीन चल रहा है। ये देखिए, ये बॉल हमें स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि कनेक्ट है, लेकिन साफ़ करने के बाद पता चला कि कनेक्ट है नहीं ये बॉल। ये देखिए, तो ये जो बॉल कनेक्ट नहीं थी ये भी मैंने हीट डाल के और दोबारा से कनेक्ट कर दी हैं। अब हमारी सारी बॉल कनेक्ट होने के बाद, सारी बॉल, अगर ये दो बॉल छोटी थी तो इनमें ये देखिए मैंने थोड़ा PPD भर लिया है, इनमें थोड़ा थोड़ा PPD लगाया है, और ये बॉल भी सारी लेवल में आ जाएंगी। इसको तिरछा करके जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो हमें आइडिया हो जाता है कौन सी बॉल छोटी है। अगर बड़ी हो तो काट लेते हैं 11 नंबर की नई ब्लेड से। ये देखिए इस तरीके से तिरछा करके हमें आइडिया हो जाता है कि कोई बड़ी छोटी बॉल तो नहीं है। तो हमारी बॉल सारी बराबर बन गई थी। अब हम हमारे CPU को रिबॉल करेंगे। CPU को रिबॉल करने का वही तरीका है, बॉल हाईलाइट नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, हमें CPU को नहीं घिसना है, नहीं तो CPU हमारा डैमेज हो जाएगा। लेकिन PPD हमें थोड़ी ताज़ी ले लेनी है इसमें, और ज़्यादा इसको सुखाना नहीं है। अगर ज़्यादा सुखाएंगे नहीं तो जो हाईलाइट बॉल नहीं है, चमकदार बॉल जो नहीं थी, वहाँ पे भी हमारी PPD अपने आप जाके बॉल बना लेगी और हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे कोई बॉल नहीं भी टिकती है तो हम पेस्ट डाल के हीट करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। तो हमारा जो CPU है वो रिबॉल हो गया है, लेकिन एक साइड में ये 2-3 बॉल हैं ये इकट्ठा हो गई थी, तो 2-3 बॉल ये छोटी बड़ी हो गई हैं। तो इस वजह से एक बार हम क्लीन करके CPU को और एक बार बॉल हैं वो कट कर लेते हैं। बॉल को कट करना ज़रूरी है, तभी हम सारी बॉल को बराबर कर पाएंगे। तो एक बार दोबारा साफ़ करके और दोबारा से हम स्टेंसिल में लगा के, और जो हमारी ब्लेड होती है जिससे ओसिए वगैरह काटते हैं उससे हम काट के दोबारा PPD भर के और दोबारा से 300 का हीट और 70 का एयर यूज़ मैं कर रहा हूँ, और एक बार फिर से काट लेंगे। और अब मेरे को लग रहा है कि सारी बॉल हैं वो बराबर कट गई हैं, और अब लास्ट बार PPD भर के हीट करेंगे तो अब हमारी बॉल हैं वो बिल्कुल बराबर बन गई है। हमें ये डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बॉल हमारी टच होगी या नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी, हो सकता है कोई बॉल हमारी टच ना हो। तो ये बिल्कुल बराबर कट गई है हमारी बॉल, तो हमें ये डाउट्स ख़त्म हो गया है। अब हम जब CPU लगाएंगे तो हमारी सारी की सारी बॉलें हैं वो अटैच हो जाएंगी, हमें ये डाउट नहीं रहेगा कि हमारा CPU अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग वाले लोगों के लिए बॉल को कट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको कट करना ही चाहिए। हमें आइडिया हो जाता है, मुझे तो बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि हमारी बॉल सारी बराबर बनी है या नहीं बनी, लेकिन पहले मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता था, मुझे पता नहीं चलता था। तब मैं ये काटने वाली ट्रिक को हर बार यूज़ करता था। अभी तो कभी कभी यूज़ करता हूँ जब बॉल थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं।
अभी अगर मैं ये पीपीडी यूज़ करता हूँ अपनी मिडास वाली, तो मैं 300 की टेम्परेचर और 70 की एयर पे ही सीपीयू को फिक्स करता हूँ। लेकिन अगर पीपीडी यूज़ करता हूँ B&R वाली, तो उस कंडीशन में मैं 350 345 पे जो मेरा तीसरा चैनल सेट है वहाँ पे 350 टेम्परेचर में यूज़ करता हूँ सीपीयू या रैम को बैठाने के लिए। अभी हम रैम रिबोल कर लेते हैं। रैम रिबोल करने के बाद हम कनेक्ट करेंगे। तो सीपीयू रिबोल किया है, बूटिंग भी चेक करवाएंगे आपको एक बार। पहले एक बार बोर्ड जब तक ठंडा हो तब तक रैम रिबोल हम कर लेते हैं इसमें। रैम रिबोल का तो सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। रैम को क्लीन कर लेंगे और अब हम रिबोल कर लेंगे। रैम रिबोल के लिए भी वही सेम। तो एक बार बूटिंग चेक कर लेते हैं। वहाँ दिखाओ, ये देखिए 124 पे स्टक होगी, यानी सीपीयू ओके है। अब अगर पोर्ट बनाएंगे तो पोर्ट भी बना लेगा। यहाँ पे USB नॉट रिकॉग्नाइज का पोर्ट बनाएगा 15 सेकंड के बाद, 5 से 15 सेकंड के बीच में बना लेगा। और नहीं बनाएगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मॉडल कोई जैक वगैरह की थोड़ी बहुत उक चुक हो तो भी ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। हाँ, घबराने की बात इसलिए है, पोर्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि केबल लगी नहीं हुई है, केबल दूसरी लगी हुई है। बन गया। USB device not recognized। अब दिखा दो ऊपर। तो दोस्तों अभी पोर्ट तो बना ही लिया हमारे फ़ोन ने। अब हम रैम रिबोल कर लेते हैं। और रैम को 2 बार रिबोल करूँगा मैं बॉल को कट करके, क्योंकि हमने सीपीयू की मिडल लेयर को एक ही बार फील किया था तो वो बॉल छोटी है थोड़ी सी। तो इस वजह से रैम की बॉल जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर साइज़ में बनना ज़रूरी है, ताकि हमारी रैम है वो अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाए। तो हमारा काम लगभग होने ही वाला है। अभी तक का जितना भी काम हमारा हुआ है वो बिल्कुल ओके कंडीशन हुआ है। तो रैम बिठाने से पहले क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लीनिंग में अगर कोई भी कमी रहेगी तो हमें दिक्कत आ सकती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड की साइड में हमारी क्लीनिंग इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ ग्राउंड भी अगर हमारे अटैच हो गए तो भी हमारा काम बन जाएगा। लेकिन जो बड़ी बॉल हैं उनको मैंने कट कर लिया है, क्योंकि बड़ी बॉल जो होती हैं दोस्तों वो उसको मिस बैलेंस कर देंगी थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो इसलिए उनको कट कर लिया है। और अब 300 की हीट पे ही मैं आईसी को है वो बिठा रहा हूँ, क्योंकि ये 4 गुना स्पीड मैंने कर रखी है, तो इसलिए ये वीडियो है इसका साइज़ थोड़ा छोटा बन गया है दोस्तों। और ये ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। रैम हमारी लग गई है। अब ये दोनों कंपोनेंट भी हम लगा देते हैं अगर हमने साइड में रखे थे तो, क्योंकि ये रैम के फिल्ट्रेशन के लिए काम करते हैं। जो रैम के लिए वोल्टेज बनती है उसके फ़िल्टर के लिए ये काम करते हैं। अगर हम अब हम यूज़ करेंगे अपना पंखा। ये था डुअल डेकर दोस्तों, जो हमने रिबोल करके लगाया है। 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो, सबसे लंबी अब तक की, लगातार चल रही है यार। हिम्मत है इस फोन की भी, स्विच ऑफ नहीं हुआ अभी तक। ये तो नहीं है, बिना जूम कर से क्वालिटी रहेगा। थोड़ा ये शोल्डर अटक रहा है, निकाल ले वहाँ। और जय इसका भी और डेड पाया यार, भी रिबॉल करनी पड़ेगी ना मामा जी। और 10 मिनट बाद यार पूरा शोल्डर था, वो कित गया? पूरा शोल्डर था वो। आपने निकाला तो था बीच में। वो कौन निकाला पक्का? अगर वो अंदर चला गया होगा ना सीपीयू का तो पक्का बूटिंग गड़बड़ हो जाएगी।
नहीं है तो डायरेक्ट चार्जिंग ले ली। तो दोस्तों ये हमारा मोबाइल है, ये ऑन हो गया है, शिफ्ट हो गया है 9 वोल्ट पे। 0% बैटरी है, ये देखिए 9 वोल्ट 1.6 एम्पेयर पे शिफ्ट हो गया है। 1% होते ही हम इसको ऑन करेंगे, देखेंगे कि कंप्लीट ऑन होता है या नहीं होता। तो दोस्तों डुअल डेकर में वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि टाइम लग जाता है। अगर आप दूसरे लोगों को देखोगे तो कोई 15 मिनट में करता है, कोई 20 मिनट में, तो उन चीज़ों को देख के तो शायद फिर कर ही नहीं पाते। हमने कुछ भी टूल एडवांस इसमें इस्तेमाल नहीं किया। हमने जो जो टूल यूज़ किए हैं वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक बार हम हमारा सेट है उसको कंप्लीट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मोबाइल है, कंप्लीट ऑन हो गया है। तो इस मोबाइल के लिए हमने जो टूल यूज़ किए हैं वो यूज़ किए हैं, ये वाला स्क्रैपर यूज़ किया था। ये बैंड हो जाता है इस तरीके से, इसको आप बैंड कर सकते हैं। इससे हमने रैम को उठाया, सीपीयू को उठाया, उसके बाद इससे हमने सीपीयू की क्लीनिंग करी। बाकी वीडियोस में भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ब्लैक पेस्ट, वाइट पेस्ट, आईसी क्लीनिंग, बोर्ड की क्लीनिंग में ये काम आता है। और उसके बाद ये ब्रश हमने यूज़ की, इसकी जो हमने ब्रश के आगे का हिस्सा इसको काट के बिल्कुल छोटा किया हुआ है। और थोड़ा हमने इस ब्रश का भी यूज़ किया। इसके लिए हमने जब हमने ग्लू में उसको थोड़ा सा इसमें लिक्विड में डुबो के रखा, उसके बाद इस ब्रश से हमने उसकी क्लीनिंग करी। पेस्ट वगैरह जो हमारा जो वाइट जो पेस्ट था उसको हमने निकाला, और इन टूल के माध्यम से हमने सीपीयू को रिबॉल किया दोस्तों। और हमारा सीपीयू है वो कम्प्लीटली हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और कमेंट ज़रूर डाल दें। अगर कोई कमी लगी हो वीडियो में तो भी कमेंट ज़रूर डालना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसमें सबसे अच्छा क्या लगा वो भी आप ज़रूर लिखना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।